लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 3.5 साल बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों से सेना हटाए जाने पर विचार कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। वहीं खबर है कि अब केंद्र सरकार घाटी के अंदरूनी इलाकों से भारतीय सेना को धीरे धीरे हटाने के प्रस्ताव के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेना की उपस्थिति सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक ही सीमित हो जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में सुरक्षा बलों के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना हटाने के प्रस्ताव पर 2 साल से चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के शामिल होने से इस बातचीत में तेजी आई है। घाटी में कानून व्यवस्था और आतंकरोधी अभियानों के लिए भारतीय सेना के साथ तैनात की गई सीआरपीएफ को हटाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सेना के अधिकारी ने कहा कि मामला में मंत्रालय स्तर पर बातचीत की जा रही है और उसका जल्दी होना संभव हो सकता है। एक तरफ से फैसला लिया जा चुका है और अब केवल इस बात का इंतजार है कि कब से शुरू होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये फैसला सरकार को ही करना है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक कोई भी हलचल नज़र नहीं आएगी। अधिकारियों के अनुसार पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने करीब 1.3 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है, जिनमें से करीब 80,000 भारत की सीमाओं पर तैनात हैं। कश्मीर के भीतरी इलाकों में राष्ट्रीय राइफल से करीब 40 से 45,000 जवान आतंकरोधी अभियान चलाते हैं। वहीं सीआरपीएफ के पास करीब 60,000 जवानों की ताकत है, जिनमें से 45,000 कश्मीर घाटी में तैनात हैं। 83,000 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस का है। इसके अलावा सीएपीएफ की कुछ कंपनियां भी घाटी में हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों की मौतों के आंकड़े 50% कम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। भारतीय सेना की मौजूदगी से घाटी के भीतरी इलाकों में शांति व्यवस्था कायम हो सकी है। एक अन्य अधिकारी का कहना है कि आतंकरोधी अभियानों को चलाने का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपे जाने पर भी चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आती है और सेना की तरह काम करने के लिए उसकी कई ज़रूरतें हैं। भारतीय सेना को हटाने की स्थिति में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ को लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर बातचीत की जा रही है। पूरी तरह से सेना को हटाए जाने का फैसला शुरुआती कदमों के बाद आए नतीजों के आधार पर ही लिया जाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चीन से कर्ज ले रखा है। पाकिस्तान के विदेश ऋण चुकाने में चूक की संभावना के साथ गंभीर आर्थिक संकट में फंसते देख चीन ने सोमवार को कहा कि वह इस संकट से निपटने के लिए अपने सदाबहार मित्र द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में सक्षम होगा। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चीन से कर्ज ले रखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा सोमवार को साझा किए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का चालू खाता घाटा जनवरी में 90.2% घटकर $0.24 अरब रह गया है, जो पिछले साल इसी महीने में $2.47 अरब था। आयात पर पाबंदी के साथ भुगतान संतुलन संकट ने देश को भुगतान चूक के कगार पर पहुंचा दिया है। डॉन अखबार ने सोमवार को बताया कि दिसंबर के $0.29 अरब की तुलना में घाटे में 16.55% की कमी आई है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के करीब पहुंच रहा है और गहरे कर्ज में डूबे अफ्रीकी देश भी चीन के लिए एक तरह का संकट बन रहे हैं। कर्ज चूक से चीन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी अर्थव्यवस्था सुस्ती का सामना कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को एक चौंकाने वाली टिप्पणी में कहा है कि पाकिस्तान पहले ही भुगतान चूक कर चुका है। उन्होंने कहा कि आप जान गए होंगे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या भुगतान चूक का सामना कर रहा है। ऐसा हो चुका है। हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। आसिफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा कि चीन को पाकिस्तान से सहानुभूति है। मंत्रालय ने कहा कि सदाबहार रणनीतिक सहकारी साझेदार और कट्टर मित्र के रूप में चीन पाकिस्तान की मौजूदा कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखता है और इससे निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने में पाकिस्तान का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन दोनों देशों के पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को दृढ़ता से बढ़ावा देना जारी रखेगा और पाकिस्तान को स्थिरता तथा सतत विकास हासिल करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान कठिनाइयों को दूर करने और स्थिर आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल करने में सक्षम होगा। चीन पहले से ही इस बात को लेकर असमंजस में है कि श्रीलंका को कैसे समर्थन दिया जाए, जो पहले से ही अपने $51 अरब के विदेशी ऋण पर भुगतान में चूक कर चुका है, जिसमें चीन का 20% ऋण भी शामिल है।
अभी लेटेस्ट खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान को फौरी तौर पर $700 मिलियन जो है हेल्प के तौर पे पैसे दिए हैं। आइए अब हम आधार कार्ड के बारे में कुछ जान लें। आधार कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज है जिसकी सभी जगह ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपका आधार पुराना हो गया है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से 10 साल पुराना आधार कार्ड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से 10 साल पुराने आधार कार्ड के लिए नया नियम जारी किया गया है। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो ये खबर आपके लिए भी है। 10 साल पुराने आधार कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको 25 रुपये से लेकर 50 रुपये देने होंगे। आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर, नाम और पता अपडेट करना होगा। कैसे करें ऑनलाइन अपडेट? सबसे पहले माई आधार वेबसाइट पर विजिट करें। सबसे पहले UIDAI.gov.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद माई आधार सेक्शन में जाना होगा, फिर अपडेट माई आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद 12 डिजिट वाला आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इस OTP को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर नए एड्रेस का दस्तावेज दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड और फिर 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। चीन की घटती जनसंख्या ने जिनपिंग सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। देश में जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए अब नई नई स्कीम लाई जा रही हैं। इसी क्रम में चीन ने नवविवाहित जोड़ों के लिए शानदार योजना लेकर आई है, जिसके तहत इन जोड़ों को 30 दिनों की पेड मैरिज लीव दी जाएगी, ताकि पति पत्नी आपस में समय बिता सकें और जनसंख्या बढ़ाने में भागीदार बन सकें। बता दें कि पहले चीन में शादी के लिए मात्र 3 दिनों की पेड लीव मिलती थी, लेकिन अब जब यहाँ तेज़ी से जनसंख्या घटने लगी तो मजबूरन सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। परिवर्तन का उद्देश्य युवा जोड़ों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चीन के कुछ प्रांत जहां 30 दिन की शादी की छुट्टी दे रहे हैं, वहीं अन्य में करीब 10 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। गांसू और साक्षी प्रांत 30 दिन दे रहे हैं, जबकि संघाई 10 और सिचुआन अभी भी केवल 3 दिन ही दे रहे हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स से बात करते हुए साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान के डीन यांग हेयांग ने कहा कि शादी की छुट्टी बढ़ाना प्रजनन दर बढ़ाने के प्रभावी तरीकों में से एक है। जनसंख्या पर सख्त नीति पर उल्टा चीन पर पड़ रहा भारी। 1980 से 2015 तक सख्त एक बच्चे की नीति लागू करने के कारण चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। 2022 में चीन ने प्रति 1000 लोगों पर 6.77 जन्म की अपनी सबसे कम जन्म दर दर्ज की है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। देश के अभूतपूर्व और तेजी से बढ़ती आबादी की बोझिल चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन द्वारा घोषित जनसंख्या अनुमानों के अनुसार उसकी आबादी में पिछले वर्ष 8.5 लाख की गिरावट आई है। वर्ष 1960 के बाद चीन की जनसंख्या में इस तरह की गिरावट पहली बार आई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद के सेंटर में न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी निर्माण करने का फैसला लिया। यह सऊदी प्रिंस के ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 का हिस्सा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बनने वाली एक बिल्डिंग को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। क्या नया काबा बना रही है सऊदी अरब सरकार? हजारों लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तेल की निर्भरता को कम करने के लिए यह देश भविष्य में दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कदमताल करने की कोशिश में जुटा है। नए सऊदी अरब का सपना संजोए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद के सेंटर में न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी निर्माण करने का फैसला लिया है। यह सऊदी प्रिंस के ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 का हिस्सा है। हालांकि खासकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में इसकी संरचना को लेकर काफ़ी नाराजगी है। शहर के बीच में बनने वाली बिल्डिंग का नाम मुकाब होगा। सरकार ने इस प्रस्तावित शहर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें शहर के मुख्य आकर्षण मुकाब बिल्डिंग ही है। दरअसल वीडियो में दिखाया गया मुकाब बिल्डिंग की संरचना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा की संरचना जैसी है। गौरतलब है कि काबा और मुकाब का अर्थ अरबी में एक ही है, घनाकार आकृति, क्यूबिकल स्ट्रक्चर। इस बिल्डिंग की संरचना को देखकर कई लोगों का मानना है कि MBS ने काबा के तर्ज पर ही इस बिल्डिंग के निर्माण करने की कोशिश की है। गुरुवार को MBS ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी के लॉन्च की घोषणा की है। इस घोषणा के पीछे MBS का लक्ष्य रियाद को दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित करना है। जानकारी के मुताबिक न्यू मुरब्बा शहर में एक डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, संग्रहालय, टेक्नोलॉजी, एक थिएटर और मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थान होंगे। दिलचस्प बात यह है कि शहर में पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। यह न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 बिल्डिंगों के बराबर होगी। इसके सेंटर में एक बड़ा सर्पिल टावर का भी निर्माण कराया जाएगा।
विवाद में घिरे बिल्डिंग मुकाब के संरचना की बात करें तो यह बिल्डिंग 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी होगी। इसके अलावा यह दुनिया में सबसे बड़े इमारतों में से एक होगी।